हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही थी। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक ज्योग्राफी की सीरीज है। लेट्स क्रैक ज्योग्राफी में ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। अपने 3 पार्ट में हमने भारत के भौतिक स्वरूप तक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर किया था। अब ये हमारा जो आर्टिकल है अपवाह तंत्र को लेके है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे माध्यम से इसको कवर करेंगे। मैपिंग का काफ़ी बेहतरीन उपयोग करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस 4th पार्ट को। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी में इस समय प्रीलिम की दृष्टि से अगर कोई एक टॉपिक सबसे अपनी महत्ता रखता है तो वो रखता है अपवाह तंत्र। इस पे कई तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी तक तो ये होता था कि आपसे केवल नदियों के ओरिजिन को लेकर क्वेश्चन पूछता था और उसकी ट्रिब्यूटरी को लेकर क्वेश्चन पूछ देता था, बट यूपीएससी ने पिछले कई वर्षों में अपना ट्रेंड चेंज किया है और उसने न केवल नदियों को वन्यजीव अभयारण्य तक विस्तृत कर दिया या नेशनल पार्क तक विस्तृत कर दिया, बल्कि फेमस शहरों से संबद्ध भी कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब भी हम नदियाँ पढ़ें, करंट में जो होगा सो होगा उसे हम देखेंगे ही, बट बेसिक तौर पे अगर हम ज्योग्राफी में नदियाँ पढ़ते हैं तो हम उनके ओरिजिन को भी पढ़ें, हम उनकी ट्रिब्यूटरीज को भी पढ़ें, हम साथ में ये भी पढ़ें कि किन किन सिटीज से वो संबद्ध होती हैं। आप कहोगे साहब आप नेशनल पार्क तो भूल ही गए। तो नेशनल पार्क इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मोटे तौर पे जितने भी नेशनल पार्क हैं, मोटे तौर का मतलब बड़े लेवल पे मैं कह रहा हूँ। अब ये मत कह देना कि साहब मानस जो नेशनल पार्क है वहाँ से तो मानस रिवर होके गुजरती है। मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जितने भी बड़े फेमस नेशनल पार्क हैं जिन पे यूपीएससी आपसे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछती है, उनसे कोई भी फेमस रिवर होके नहीं गुजरती। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आएगा जो भी नेशनल पार्क उसको हम जब पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स में तो वहाँ पे हम रिवर को कवर कर देते हैं। बाकी आपको कहीं से भी उस रिवर को नहीं पढ़ना है। अर्थात मैं अगर आपसे कहूँ कि हम अपनी इस आज की जो क्लास है, इस क्लास में जो हम आपको टॉपिक कवर कराएंगे वो नदियों के संदर्भ में ओरिजिन कहाँ से होता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं और उसकी सिटीज़ के किनारे कौन कौन सी नदियों के शहर बसे हुए हैं, उसमें भी इम्पॉर्टेंट सारे शहर पढ़ा देंगे तो आप तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। लगभग 60 से 70 सिटीज़ की नदियों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे और उसमें भी फेमस जो होंगे, जैसे उज्जैन हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, ठीक है, इन शहरों के बारे में हम आपको कवर करेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से गलत ना हो। तो हम शुरू करते हैं अपनी बेसिक क्लास के बारे में। तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में नदियों को मूलतः 2 भागों में या कहें मूलतः 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है हिमालयन नदी को लेके और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदी को लेके। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि साहब हिमालयन नदी के मध्य और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य क्या डिफरेंस होता है। तो अभी हम मोटे तौर पे आपको बस बता दे रहे हैं, बाकी बेसिक जानकारी हम आपको प्रायद्वीपीय और हिमालयन नदियों के डिफरेंस वाले टॉपिक में कवर कराएंगे, ठीक है। पहला जो अंतर होता है, वर्ड पे ध्यान देना, पहला जो अंतर होता है वो ये कि हिमालय नदियां सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा का मतलब, नीर का मतलब जल, सदा का मतलब हमेशा, अर्थात वो हमेशा जल से भरी हुई होती हैं, अर्थात वो हमेशा प्रवाहित ही बनी रहती हैं, ठीक है, पहली लाइन। और आपको दे देगा वहीं दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो मौसमी प्रकृति की होती हैं। बारिश होगी तो नदियों में पानी होगा, बारिश नहीं होगी तो नदियों में पानी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर से कुआं खोद के बिल्कुल भी निकालने वाला नहीं है ताकि एक एक बाल्टी करके वो नदी में डाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे फीचर, वो क्या, हिमालयी जो नदियां होती हैं वो गार्ज बनाती हैं, तीव्र ढाल को संयोजित किए होती हैं और काफ़ी तेजी में इनका प्रवाह काफ़ी तेज होता है, तो ये कई आकृतियां बनाती हैं, जैसे सर्पिलाकार आकृतियां बनाती हैं, ठीक है। आप इनके बारे में देखेंगे, लेगून बनाती हैं काफ़ी से ज़्यादा, ठीक है। तो इन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालयन नदियों के क्या फीचर हैं, जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं वो जलप्रपात मूलतः ज़्यादा बनाती हैं, ठीक है, क्योंकि स्लो होती हैं वो, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं याद रखना है, क्लियर। अब बेसिक तौर पे हम देख लेते हैं, फिर आगे जब अंतर की बात आएगी तो वहाँ पे हम इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं
हिमालय के उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली 3 नदियां अर्थात हिमालयन नदियों में 3 मोटे तौर पे नदियां शामिल हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यानी कि 3 नदियां वास्तव में हिमालय का पार्ट है, बाकी इसी से ओरिजिन सब पार्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, हिमालयन नदियों के जो बेसिन होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उनका जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर पे होता है। एक वर्ड यहाँ पे मिला है बेसिन। बेसिन का मतलब होता है जहां से वो ओरिजिन होती हैं वो टैंक काफी बड़ा होता है, इसीलिए वो बहती रहती हैं। ठीक है, अब आपको वो दिखेगा नहीं जैसे गोमुख गंगा का है। ठीक है, खास बात एक और है यहाँ पे कि हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं एवं हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रहती हैं, अर्थात इनके द्वारा गाज, महाखड्ड इनका निर्माण होता है। क्लियर? तो आपको ये बातें याद रखनी है कि हिमालय की नदियां क्या हैं, पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं? वो नदियां जो पहले से ही विद्यमान रही हैं वो कहलाती पूर्ववर्ती नदियां। उत्तरवर्ती नदियां क्या कहते हैं? जो बाद में आई, बाद में मौसम चेंज हुआ। ऐसा थोड़ा ना है कि जब प्रायद्वीपीय भाग था ही नहीं भारत में, मतलब कल्पना में बता रहा हूँ, कल्पना याद करिए, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं रामायण महाभारत पुराण उसमें ऐसा कोई भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं दी गई है। उसमें सीधा कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा ने हमारी पूरी पृथ्वी को क्रिएट किया, सारे कॉन्टिनेंट बनाए और उसमें जो हमारा कॉन्टिनेंट है भारत या कहें जिसको आर्यावर्त या कहें अखंड भूमि, उसको निर्माण किया। भगवान कृष्ण, भगवान राम इन्होंने जन्म लिया। ठीक है, लेकिन इमेजिन के तौर पे हम बताते हैं कि जो प्रायद्वीपीय खंड था, आपने पढ़ा था गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो वो जब आया, मौसम जब बना, तभी तो ये नदियां बन पाई। ठीक है, तो आपको इतनी ही बातें यहाँ पे याद रखनी है। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर बात आती है कि हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है। ये लाइन आपसे क्वेश्चन वर्ष भर वाला नहीं देगा, यहाँ सदा नीरा यूज करे, क्योंकि यूपीएससी गंदी लैंग्वेज या सस्ती लैंग्वेज उपयोग नहीं करती है, सस्ते शब्द। ठीक है, जैसे अभी कल ही एक चीज को लेके ऑनलाइन में मेरी डिबेट हो रही थी, है ना। एक सज्जन महोदय थे, तो उन्होंने मेरे को टोका था इस बात को लेके कि सर इसको आप बहस मत बोलिए, इसको आप विमर्श बोलिए। मतलब क्योंकि वो थिंक हाई थी तो उनकी, तो इसलिए उन्होंने थिंक हाई के शब्दों का उपयोग किया था, है ना। तो वो अलग अलग जगह पे होता है ना, कि हो वहाँ पे बहस ही रही थी, विमर्श बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे। तो वही है कि यहाँ पे आपको वर्ष भर शब्द नहीं देगा, यहाँ पे वर्ड आपको देगा सदा नीरा, और सदा नीरा का ही मतलब होता है हमेशा बहना। ठीक है, वर्षा जल के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी इन्हें जल की प्राप्त होती है। मतलब हिमालय नदियों को न केवल मौसमी जल प्राप्त होता है, मौसमी का मतलब जो बंगाल की खाड़ी से जो मौसम मानसून आता है, या जो पश्चिमी विक्षोभ से शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उनसे संबंधित भी यहाँ पे जल प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, ये सदा नीरा है, वर्ष भर नौकायन के लिए उपयुक्त होती हैं। ये नदियाँ पर्याप्त मात्रा में जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण करती हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जब आपको मैंने भाबर, खादर, बांगर, है ना, ये सारे क्षेत्र जब मैंने पढ़ाए थे, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? आपको ये पढ़ाया था कि नदियाँ अपने साथ बड़े बड़े गोलास्म या कहें बड़े बड़े पत्थर, और उनको मिट्टी के उनको पानी के साथ मर्ज कर देती, तो कई बार क्या होता है वो पत्थर घिसते रहते हैं, तो वो बालुका टाइप का बन जाते हैं या जलोढ़ टाइप के बन जाते हैं। तो वास्तव में ये नदियां अपने साथ उसी जलोढ़ को बहा कर लेकर आती हैं। निक्षेपण का मतलब होता है निक्षेपित कर देना, बहाकर लाना। तो इस वर्ड को याद रखना कि हिमालयी नदियां पर्याप्त मात्रा में जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण करती हैं या अपने साथ इसे बहाकर लाती हैं। ठीक है, इनकी ढाल की न्यूनता के कारण ये विसर्पों का निर्माण करती हैं। जो मैंने बोला ना, ऐसे ऐसे चक्कर लगाती हैं, आपने देखा होगा सब नदियां ऐसे ऐसे आपको ज्यादा ड्रामेटिक अंदाज में मिलेंगे, इसी को बोलते हैं विसर्प। क्लियर? और ये प्राय अपना मार्ग बदलती रहती हैं, जिस कारण ये काफी विनाशकारी होती हैं, है ना। जैसे आप कोसी पढ़ते हैं, ठीक है, बिहार के संदर्भ में सबसे बड़ी विनाशकारी मानी जाती है। क्लियर हो गई इतनी बातें? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज, यमुना, ये सारी रिवर आती हैं हिमालय के अंतर्गत। हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है, बार बार वही रिपीटेड है, यह चीजें आपको याद नहीं रखनी है।
हिमालय की नदियों को प्रमुख 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र। अब हम एक एक करके देखेंगे। सिंधु में सिंधु की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गंगा में गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सिंधु, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ जाना, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में आपको केवल ये याद रखना है कि सिंधु की कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं, जिनमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। अर्थात सिंधु 5 नदियों या कहें पंचनद से मिलकर बनती है। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक रिवर नहीं है। अब एक बात आपको बता दें, यहाँ पे ये सब की सब सिंधु की बाएं ओर की सहायक नदियां हैं। आप कहोगे सर आप कैसे देख के आए थे कि सिंधु की बाएं है कि दाएं है? तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नदियां जहां से निकलती हैं ना, वहां से निकलने के बाद जो मार्ग अपनाती हैं, तो यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, ठीक है, और जिधर को और बह रही हैं उसी से बायां और दायां तय होता है। इधर को अगर बह रही हैं और आप यहाँ पे मान लीजिए खड़े हो गए, इस तरफ को ऐसे मान लो आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपका ये बायां हुआ इस तरफ का और ये दाहिना हुआ, तो ये बाईं ओर की नदियां हो गई सारी। ठीक है, तो बाईं ओर में कौन कौन सी, इसमें सिंधु में चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, ये नदियां इसके अंतर्गत हैं बाईं ओर से। लेकिन आपसे कई बार दाईं ओर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बाईं ओर से तो सबको पता होता है, दाईं ओर से जो नदियां होती वो है श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कई बार इसी रिवर के पॉइंट को कहीं और पे मिक्सअप कर देता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि साहब श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल ये सिंधु की दाईं ओर की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, अब मैं आपको चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तो बिल्कुल डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, है ना, ताकि फिर आप परेशान हो जाओगे और मजा वो आएगा नहीं। लेकिन मैं आपको मैपिंग की दृष्टि से अभी दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ की दृष्टि से आपको नहीं दिखाने वाला। ठीक है, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है, आपको ये वर्ड भी याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि ये ब्रह्मपुत्र नदी से ठीक उल्टी दिशा में बहती है। ब्रह्मपुत्र इस तरफ को बहती है और ये इस तरफ को बहती है। तो आपसे एक ये भी तथ्यात्मक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे बता देना। बाकी सिंधु जल समझौता क्या था, ये करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया है, उससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। हम फिर भी यहाँ पे बेसिक तौर पे 1 से 2 लाइन में बता देंगे, ताकि भारत को कौन कौन सी नदियों का पानी मिलता है, पाकिस्तान को कौन कौन सी नदियों का पानी मिलता है। ठीक है, तो क्या खास बात है इसकी खास बात यह है कि 1960 में हुआ था वर्ल्ड बैंक के समझौते के अंतर्गत। खास बात में भारत को सिंधु, उसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाव का केवल 20% ही मिलता है, जबकि सतलज, रावी इसके जल का 80% मिलता है। क्लियर, तो आप याद रख सकते हैं कि भारत को किन किन नदियों का पानी मिलता है, सतलज, रावी। लेकिन एक बात बताएं, भारत झेलम में भी और चिनाव में भी, इन दोनों में अपने डैम बनाता है। इसी चीज को लेकर बेचारा पाकिस्तान परेशान रहता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, सलाल, दुलहस्ती वगैरह ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना है यहाँ पे, ये मैंने आपको भी बता दिया। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद नहीं रखना है। ठीक है, 5 नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मीठान कोट के पास में मिल जाती हैं। बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जास्कर, सियांग, सिगार व गिलगिट भी बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, दाईं ओर से श्योक, काबुल, कुर्रम। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो सकता है जास्कर को आपको दाहिनी ओर से दे दे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझ के। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी मत रखिए। काबुल आपको पता है ना, नदियां यहाँ पे, और काबुल किसी देश की राजधानी भी है। किसकी राजधानी है आपको अच्छे से पता है, अफगानिस्तान की। ठीक है, काबुल व उसकी सहायक नदियां सिंधु में अटक के पास मिलती हैं। सिंधु नदी अटक के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिस्ट्री आपने जब पढ़ा होगा तो एक वर्ड पढ़ा होगा, और अभी आपने देखा होगा भारत सरकार को लेके मोदी जी का स्टेटमेंट 2019 के चुनाव में मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे जहां तक याद है। वो क्या, वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि भारत अटक से लेके कटक तक होगा, समझ गए। तो वो अटक वास्तव में एक पाकिस्तान का है। ठीक है, और कटक हमारे यहाँ का उड़ीसा का। मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं, बाजीराव प्रथम के जो उनका कॉन्सेप्ट था हिंदू पदपातशाही का, अखंड भारत के निर्माण का, उसकी बात मोदी जी उस दिन कर रहे थे।
तो अब आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। झेलम नदी के बारे में बेसिक जानकारी आपको बस ये याद रखनी है कि ये पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली से वेरीनाग झरने से निकलती है, मतलब झेलम नदी, वेरीनाग झरना और पीर पंजाल की श्रेणी। दूसरा इंपॉर्टेंट, श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा है, आगे वैसे हम आपको पढ़ाएंगे। वूलर झील में जाके ये मिलती है, बस इंपॉर्टेंट बात ये है। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं याद रखना है कि झेलम नदी के बारे में और क्या तथ्य है। इंपॉर्टेंट बात एक और याद रख लेना कि झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाके मिल जाते हैं, मतलब ये डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलते हैं, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है चिनाब की। चिनाब पे एक जो क्वेश्चन और बन सकता है वो है ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में कि अस्कनी रिवर के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि अस्कनी कहा जाता था चिनाब को, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अच्छा, झेलम को क्या कहा जाता था बता सकते हैं आप लोग? झेलम को कहा जाता था वितस्ता, ठीक है। तो बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। ये सिंधु की विशालतम सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है, ठीक है, चिनाब। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे डेप्थ में नहीं पूछेगा। रावी नदी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, परुष्णी रिवर के नाम से जाना जाता है। यहीं पे लाहौर अधिवेशन हुआ था, यहीं पे दासराग युद्ध हुआ था। जब पढ़ाएंगे ऋग्वैदिक काल तब आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है रावी नदी के किनारे। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, हड़प्पा वगैरह आप पढ़ते ही हो, ठीक है। ये नदी पंजाब की पंच नदियों में सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से होता है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रे के पास से होता है रावी का ओरिजिन। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। इसकी घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं, ठीक है। ये भी चिनाव में पाकिस्तान में मिल जाती है। अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, हो सकता है वहां पे आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। व्यास के बारे में सिंपल सी बात है, इसका नाम बिपाशा है ना। एक हीरोइन भी है बॉलीवुड की, तो व्यास आप समझ सकते हैं, और व्यास मुनि भी हुए हैं, ठीक है। कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती ये सतलज की ट्रिब्यूटरी है, मतलब सिंधु में डायरेक्ट नहीं मिलती, जाके सतलज में मिल जाती है। हरिके नामक स्थान में सिंधु से मिल जाती है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। सतलज के बारे में, इसको सतुद्री नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों भागों को काटती है। हिमालय के 3 भाग कौन कौन से मैंने आपको बताया था? हिमालय के 3 भाग जो आपका बृहद हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक, इन तीनों को काटती है, ठीक है। तो सतलज की खास बात यही है। ये मानसरोवर झील के पास में राक्षस ताल से निकलती है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इससे ज्यादा आप मत पढ़िएगा कुछ भी, ठीक है। गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। गंगा नदी तंत्र के बारे में बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। पहली क्या बात है कि भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो देवप्रयाग के पास, ठीक है, मतलब देवप्रयाग के पास ये आके गंगा नदी कहलाने लगती हैं। अर्थात भागीरथी और अलकनंदा के संयोजन से गंगा का निर्माण होता है। और गंगा वास्तव में कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, या मोटे तौर पे हम लोग नाम लेते हैं गोमुख। आप जब यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, लवासना जाएंगे, तो वहां पे आपको घुमाने के लिए वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जल नौकायन आपसे जब कराया जाता है, तो वहां पे आपसे यही चीज दिखाई जाएगी और आपको ले भी जाया जाएगा गोमुख के पास में, दर्शन कराए जाएंगे, ठीक है। तो तब जाना, तो बताना फिर हमें। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसी भी तरीके का, और अधिकांश बातें आप जानते ही होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रिब्यूटरी को लेके कि इसकी बाएं तट की कौन सी ट्रिब्यूटरी है और इसकी दाहिने तट की कौन सी। अभी मैं आपको इसका एक मैप भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा, ठीक है। ये सब की सब इसकी बाएं तट की ट्रिब्यूटरी मानी जाती हैं। लेकिन दाहिने तट की ट्रिब्यूटरी भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, और मुझे ऐसा लगता है इसने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बट हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं दाहिने तट की ट्रिब्यूटरी और बाएं तट की ट्रिब्यूटरी, ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपके सामने एक मैप है, ठीक है। मैप का मतलब मैंने बनाया था अपने हाथ से, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि भागीरथी और अलकनंदा जब मिली तो वो हरिद्वार के पास में देवप्रयाग कहलाने लगी, ठीक है। वहां से जब गंगा नाम से चली तो इसमें रामगंगा मिली बाईं ओर में पहले, फिर गोमती मिली, फिर घाघरा मिली, फिर गंडक मिली। ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक
आगे चल के इसमें ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। ठीक है, तो ये बातें हमको क्लियर याद रखनी है। अभी मैं बताऊंगा ब्रह्मपुत्र कैसे नाम भी बदलता है, कैसे पद्मा, मेघना ये सब होता है, ये भी बताएंगे। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सब की सब इसकी कौन सी नदियां हैं? बाईं ओर की नदियां। दाहिने ओर की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पे यमुना है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, और सोन रिवर। ठीक है, तो आपको ये दो बातें याद रखनी। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये आप बना लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा मैप, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हुगली नदी आप देखते होंगे यहाँ से निकल जाती है, फरक्का डैम भी इसी पे बना हुआ है, दामोदर आके डायमंड हार्बर, मैंने आपको पोर्ट पढ़ाया है ना हुगली के पास में, तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार जूम करके आपको दिखा दें ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चल जाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, यहाँ पे हरिद्वार। ठीक है, ये यमुना, इसकी ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, यहाँ पे सोन रिवर, यहाँ पे दामोदर, यहाँ पे हुगली, ये फरक्का डैम, और आगे चल के यहाँ पे ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। अब जब ब्रह्मपुत्र मिलती है तो इसका क्या शेप होता है ये आप यहाँ पे देख लीजिए। देखो, गंगा से जब ब्रह्मपुत्र मिलती है तो कहलाती है जमुना। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश के उत्तरी भाग में ये जमुना कहलाती है। जब मध्य में आती है तो यही कहलाती है पद्मा, और जब बिल्कुल नीचे आ जाती है लास्ट में तो यही कहलाती है मेघना। ठीक है, जमुना, पद्मा, मेघना, ये तीनों नाम आप समझ गए कि उत्तरी बांग्लादेश में जमुना, मध्य बांग्लादेश में पद्मा और दक्षिणी बांग्लादेश में मेघना। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं याद रखना है। बाकी अभी जब हम आपको ब्रह्मपुत्र पढ़ाएंगे तो उसकी ट्रिब्यूटरी के संदर्भ में फिर आपको क्वेश्चन कवर कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे बस आपको इतनी ही जानकारी यहाँ पे लेनी थी। अब आप देख सकते हो कि फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पद्मा कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया कि जमुना, फिर पद्मा, मेघना कैसे बनती है। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच में है, जिसको सुंदरवन के रूप में आप जानते हैं। ठीक है, हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती या कहें कि थ्रेसरस रिवर के नाम से जाना जाता है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं, आपसे नहीं पूछेगा। बेसिक नदियां जो हैं, रामगंगा के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। पीसीएस वगैरह अगर आप देते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। सरयू नदी के बारे में बस इतना समझ जाओ कि सरयू रिवर आप हमेशा पढ़ते हो ना, राम से संबंधित होती है, तो बस इसी को समझ जाइए, अयोध्या के किनारे है। ठीक है, अयोध्या मतलब इसी के तट पे है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना। लखनऊ किसके? गोमती के, अभी मैं बताऊंगा, इसमें इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। गंडक के बारे में क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बिहार पीसीएस देकर आए हो या देना चाहते हो तो आपसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोसी रिवर के बारे में बस इतना याद रखना कि गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, दूसरी खास बात इसकी क्या है कि ये मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहलाती है। बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दिमाग मत लगाइएगा। महानंदा और महानदी में कंफ्यूज मत होना। महानंदा जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है और महानदी जो है वो उड़ीसा में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये गंगा के बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पे केन नदी के बारे में, ये क्या है? ये केन नदी मध्य प्रदेश के सामना जिले कैमूर की पहाड़ी, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस ये याद रखना कि इसी तट के किनारे चित्रकूट है। ठीक है, चित्रकूट के घाट घाट पे, है ना, गाना आता है ना, तो बस यही इतनी बातें आपको यहाँ पे समझना है। आपसे इससे ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये देखो मैंने आपको डायग्राम यही वाला वहाँ पे कराया है। ठीक है, ये केन रिवर है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सोन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इससे के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम स्वर्ण नदी भी कहते हैं। मतलब सोन को ही स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन अपना गलत मत करना। लास्ट आती है दामोदर नदी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। ये झारखंड के छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिमी बंगाल में पहुंचती है। ठीक है, और आगे चलकर क्या करती है? ये आगे चलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व उससे मिल जाती है। अर्थात ये हुगली की एक सहायक रिवर है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बस ये याद रखना कि दामोदर पहले बंगाल के अभिशाप के रूप में जानी जाती थी। अच्छा, मैंने अभी एक नदी बोल दिया गलत, शायद मैंने गलत बोला या सही बोला, सही बोला होगा मैंने उसको। यहाँ पे शोक के बारे में मैंने यहाँ पे पढ़ा रहा था जब मैं, हाँ ठीक है, सही बोला था, हुगली को ही बोला था। चलिए, क्योंकि दिमाग में ऐसा लगा ना कि मैंने गलत तो नहीं बोल दिया,
कोई बात नहीं। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र वास्तव में इसी घाटी में स्थित हैं, ठीक है। कुनर तथा बराकर इसकी सहायक नदियां, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है बराकर, और बराकर को बराक से चेंज मत करना, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ाएंगे आपको। बाकी इतनी बातें क्लियर हो गई। यमुना नदी के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको बस इसकी ट्रिब्यूटरी पता हो कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। चंबल नदी के बारे में वैसे तो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रहता है, खासतौर पे घड़ियालों के संदर्भ में। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस पता होना चाहिए कि राजस्थान की ये एकमात्र सदा नीरा नदी है, ठीक है। दूसरी खास बात, बनास, मेज, पार्वती, काली सिंध और शिप्रा इसकी सहायक नदी। शिप्रा काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उज्जैन शहर किस नदी के तट के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात आती है ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन इसमें जो आएगा वो आता है सबसे बड़ी बात इसकी ट्रिब्यूटरी को लेके, और बच्चे वहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो कितने देशों में प्रवाहित है, तो 3 देशों में, तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। तिब्बत का मतलब चाइना के पास में है, इसलिए तो आपको बस ये याद रखना है। एक और बात है कि कहाँ से निकलती है, ये कैलाश श्रेणी के दक्षिणी मानसरोवर के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जबकि उसको आपने क्या पढ़ा था, चेमयांगडुंग, ठीक है, आपको ये याद रखना है। एक और बात है यहाँ पे कि इसका जो नदी का बेसिन है वो मानसरोवर झील से मरियम ला दर्रे के द्वारा अलग कर दिया जाता है, मतलब वहां पे जो भी ये बना होगा जहां से निकलती ओरिजिन होती है, तो एक दर्रा वहां पे मिलता है जो इसको अलग कर देता है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बेसिक नाम क्या है, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब होता है शुद्ध करने वाला। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के रिवर के रूप में नाम से जानते हैं, ठीक है। कहाँ से आती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है। पासी घाट के पास निकलती तो 2 सहायक नदियां जब दिबांग और लोहित इसमें मिल जाती हैं तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है, ठीक है। पहले सांगपो, फिर दिहांग और फिर दिबांग और लोहित जब मिल गई तो कहलाती है क्या, ब्रह्मपुत्र। पासी घाट अभी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब हाईवे बनवाया गया है, ठीक है, ब्रिज भी बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसी नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में या इसी के निक्षेपों में माजुली आइलैंड भी देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्भव मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि बराकर और बराक में कंफ्यूज मत होना, बराक जो है वो मणिपुर से ओरिजिन होती है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले कई दिनों से चर्चा में है, ठीक है। बराक नदी बांग्लादेश में तब तक बहती रहती जब तक भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय नहीं हो जाता, ठीक है। तो आपसे ये वाली लाइन, नीचे वाली और ऊपर वाली लाइन को मिक्स करके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। अब हम आपको ब्रह्मपुत्र का एक बार डायग्राम दिखा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत ना हो। 1 मिनट में आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। कई बार क्या होता है कि बच्चों के क्वेश्चन इसी चीज़ में गलत हो जाते हैं। यहाँ पे लगता है मैंने कि 1 मिनट रुकना ज़रा, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र है, ये मैंने आपको ब्रह्मपुत्र का डायग्राम दिखाया था अभी, ठीक है। यहाँ से निकलती है मानसरोवर के पास से ही, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया आंगसी ग्लेशियर के पास में, ये इधर को जाती है। सिंधु नदी यहाँ पे इसके पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है, ये पूर्व की ओर, ठीक है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती नामचा पर्वत के माध्यम से तो इसको हम क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। इसमें दिबांग और लोहित के मिल जाने से ये कहलाती ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र में कई सारी रिवर जुड़ती हैं, जैसे सुबनसिरी जुड़ती है, मानस जुड़ती है, संकोच जुड़ती है, अम्मो जुड़ती है और तीस्ता जुड़ती है, ठीक है। तो आपको ये पूरी की पूरी याद रखने की जरूरत है, कंफ्यूज मत होना। ये तीस्ता है, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि साहब नर्मदा के साथ में जो बहती है उसका क्या नाम है, उसका नाम ताप्ती है, ठीक है। और यूपीएससी ने तीस्ता पे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मे भी आपसे इन ट्रिब्यूटरीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता हो। और कई बार पूछा यूपीएससी ने कि सुबनसिरी, मानस, संकोच, अम्मो, तीस्ता, दिहांग, दिबांग, लोहित ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, तो आप बता देना कि साहब ये सबकी सब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं। एक और बात कि दिहांग और दिबांग तो अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, लेकिन लोहित जो है वो असम से मिलती है,
ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। बाकी इसका एक क्वेश्चन और होता है वो अच्च संगनी नमन, ठीक है, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे जब आपको बैक ईयर का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। वो थोड़ा ज्यादा ही डेप्थ का ट्रेडिशनल पोर्शन हो गया, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और गंगा तो है ही, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, इसको दिमाग में मतलब अवॉइड मत करना, ठीक है। और यहाँ पे जमुना आपको मैंने बता दिया कि जब पहले मिलते हैं तो जमुना, फिर पद्मा और फिर मेघना, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं इसकी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूपीएससी आपसे पूछती है। तो पहली बात यही है कि इसमें अंतर क्या है हिमालयन नदियों में और प्रायद्वीपीय में। तो पहला तो अंतर ये है कि यहाँ की नदियां चौड़ी, लगभग संतुलित और उथली घाटियों से होकर बहती हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बड़े मैदानों की अपेक्षा यहाँ की नदियां छोटी हैं और कम संख्या में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम है, जबकि हिमालय में आपने देख ली कितनी सारी नदियां हैं। आपको रामगंगा मिल जाएगी, आपको महानंदा मिल जाएगी, आपको घग्गर मिल जाएगी, कोसी मिल जाएगी, गंडक मिल जाएगी, सुबनसिरी मिल जाएगी, संकोच मिल जाएगी, मानस मिल जाएगी, अम्मो मिल जाएगी, तीस्ता मिल जाएगी, दिबांग मिल जाएगी, लोहित मिल जाएगी, है ना, कई सारी आपको नदियां मिल जाएंगी। लेकिन प्रायद्वीप में कुछ ही नदियां मिलेंगी, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, पनेरू, मलेरू, है ना, मनेरू मतलब पलेरू, मलेरू नहीं होता है, पनेरू मनेरू होता है, ठीक है। ये नदियां आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, क्लियर। और साथ ही यहाँ पे जो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, कि प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन कौन सी नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं, तो वो मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। उन पे भी कई बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछे चाहे ना पूछे, मूर्ख टाइप के बच्चे जरूर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको वहां पे कवर कराऊंगा। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे दो तीन चीजें और आप देख लीजिए कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अधिकांशतः पूर्व की ओर बहती हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं, ठीक है। कुछ ही नदियां हैं जैसे नर्मदा व तापी, और कुछ बेसिक छोटी छोटी नदियां क्षेत्र वाइज वो क्या है कि वो अरब सागर की ओर गिरती हैं, ठीक है। दोनों नदियों की, हाँ, यहाँ पे केवल वर्षा जल पे निर्भर होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां, अर्थात प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, मौसमी हैं, जबकि जो हिमालयी नदियां हैं वो मौसमी के साथ साथ सदा नीरा भी हैं, अर्थात वो हिमाद्री से प्रभावित हैं, ठीक है। गर्मियों के लंबे शुष्क में सूख जाती हैं, इसलिए इन नदियों का सिंचाई स्रोत के रूप में महत्व कम होता है। ये बेसिक जानकारी, इसमें ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। जलोढ़ निक्षेपों की इनमें सामान्यतः कमी पाई जाती है, विसर्प इनमें होते नहीं। जब पानी ही नहीं है तो नाचेगा कौन? नहीं कहते कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या आपने एक और मुहावरा सुना होगा ना कि वो ना तो नौ मन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी, ऐसी शायद कुछ है, मुझे कंफर्म पूरा नहीं पता है, ठीक है। तो वही चीजें होती हैं कि ऐसा ना तो कुछ हो सकता है और ना ही वो होगा। तो वही बात है, जब यहाँ पे पानी नहीं होगा तो नाचेगा कौन, ठीक है, कौन विसर्प बनाएगा? वही लोग ज्यादा खाने में नखरे करते होंगे, आपने देखा होगा बच्चे जिनका पेट ज्यादा भरा होता है कि नहीं खाना है, बदमाश टाइप के, है ना, इधर मुंह करेंगे उधर मुंह करेंगे। तो आप समझ सकते हो ये नदियां दो भागों में विभक्त होती हैं, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की। आपसे बस नाम पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन गिरती हैं, और इसमें मोटे तौर पे गोदावरी के बारे में, कृष्णा के बारे में, कावेरी के बारे में और महानदी के बारे में ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी डेप्थ में क्वेश्चन किसी में नहीं पूछता है। लेकिन देख लेते हैं, स्वर्ण रेखा नदी ये रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से होकर निकलती, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जमशेदपुर से होकर बहती है, ठीक है। जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा के पास में है। ब्राह्मणी नदी ये छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, आपको नहीं याद रखना है। महानदी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको कई बार क्वेश्चन पढ़ाया है, करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया है। तो खास बात क्या है कि इसकी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सिंघावा से निकलती है, शिवनाथ, हसदेव, मंड और डूब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। जोंक और तेल भी इसकी सहायक नदियां हैं। हीराकुंड जो डैम है वो इसी पे स्थापित किया गया है, बाकी आपको इस पे नहीं याद रखना है। गोदावरी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसकी ट्रिब्यूटरी पे ही आएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं, क्लियर। दूसरी खास बात कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश यहां से होकर ये प्रवाहित होती है, ठीक है। तीसरी खास बात कि इसका ओरिजिन नासिक की पहाड़ियों के त्र्यंबकम से होता है, तो यहाँ पे याद रखना, क्यों? क्योंकि ब्रह्मगिरी से नहीं होता है,
नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि त्र्यंबकेश्वर से होता है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, इस पे क्वेश्चन आएगा तो इनको अलग से लिख के याद करिएगा रोज, जैसे प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजरा। ठीक है, आपको इतनी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी याद रखनी। बाकी मैंने आपको पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये सब करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, तो यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृष्णा नदी के संदर्भ में देखें तो प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और खास बात क्या है कि महाबलेश्वरम के पार्ट से निकट से निकलती है। इंपॉर्टेंट बात इसकी जो है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से प्रवाहित होती है। सहायक नदियां जो हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक अच्छा बात बताओ, भगवान कृष्ण के कौन कौन से दोस्त थे, ईमानदारी से बताना, और भगवान कृष्ण कैसे टाइप के इंसान थे। घाट के किनारे बांसुरी बजाते थे, ठीक है। भीम इनके सहायक ही थे, ठीक है। तुंगभद्रा, ठीक है, आप हमेशा सुनते होंगे। मूसी, पंचगंगा, वर्णा, दूध गंगा, है ना, मतलब गंगा से इनका ज्यादा संबंध रहा है। तो आप बस ऐसे याद रखना कि पंचगंगा, दूध गंगा, वर्णा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना और यरला, ठीक है, और मूसी, ये सब की सब ट्रिब्यूटरी। मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद शहर है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका स्टेट और बढ़ जाएगा, आंध्र प्रदेश क्योंकि डिवाइड हुआ है ना तेलंगाना के संदर्भ में। तो अभी मैं आपको मैप भी दिखाता हूँ, तब चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी, समझ के। इस पे बहुत सारे डैम बने हैं, जैसे शिव समुद्रम डैम, है ना, तो ये आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस यहाँ पे इतना ही ध्यान रखिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तो आप गंगा के बारे में यहाँ पढ़ाए थे, पेन गंगा के बारे में, वेन गंगा, तो ये ही तो ध्यान रखना है कि गोदावरी में कृष्ण नहीं आएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। चलिए आपको एक बार मैप दिखा दें क्या, चलिए पहले कावेरी कवर करा देते हैं, फिर दोनों के मैपिंग के माध्यम से रिवर को आपको कवर कराएंगे, ठीक है। कावेरी की खास बात क्या है कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती, कर्नाटक के कुर्ग जिले में, इंपॉर्टेंट बात है। एक और इंपॉर्टेंट है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसीलिए देखिएगा आपस में इनके मध्य लड़ाई चलती रहती है। कावेरी रिवर का डिस्प्यूट इंडिया का सबसे बड़ा डिस्प्यूट माना जाता है रिवर के मामले में, ठीक है। खास बात क्या है कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, उत्तर में हेमावती, लोकापावनी, सिमसा, अर्कवती, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन याद रखना, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, भवानी, ठीक है, और आपकी हेमावती। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। सॉरी, मैंने कृष्णा नदी में शिव समुद्रम बोल दिया था क्या, श्री सैलम वहां पे होगा, ठीक है। यहाँ पे शिव समुद्रम है कावेरी में, ठीक है, कावेरी रिवर में शिव समुद्रम डैम बना हुआ है, वहां पे श्री सैलम होता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना था। यहाँ पे देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दो कंफ्यूजन आपको मिलेंगे, दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा, ठीक है। वैसे मैंने कई जगह पे ये पढ़ा है कि कावेरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि पवित्र होती है, ठीक है। दक्षिण की गंगा के नाम से जाना था गोदावरी को क्योंकि वो लंबाई में गंगा के समकक्ष मानी जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट बात बस ये याद रखना कि प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही केवल एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मानसून से 2 बार जल मिल जाता है, एक बार लौटते हुए मानसून से और एक बार आते हुए मानसून से, ठीक है। ये हम आपको पढ़ाएंगे आके, जब क्लाइमेट पढ़ाएंगे, मानसून पढ़ाएंगे। बाकी आपको याद नहीं रखना है। हैगेनकल जलप्रपात यहीं पे है, चलिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। श्रीरंगपट्टनम से होकर जाती है। अब आप ऐसे ही याद रखना होता है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा है ना। और हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, दोनों को मिला के उसने क्वेश्चन बना दिया। वैसे आगे हम आपको लिस्ट एक प्रोवाइड कराने वाले हैं तो वो आपको हम बता देंगे। पेन्नार रिवर के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना ही पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। पल्लार भी बंगाल की तरफ ही। वैगई भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके किनारे मदुरई जिला है, ठीक है। मदुरई इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर बना हुआ तमिलनाडु पे। आगे आपको हम इसे पढ़ाएंगे, क्लियर। ताम्रपर्णी आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चंबल, बेतवा, सिंध, काली सिंध, ये नदियां प्रायद्वीपीय उत्पत्ति रखती हैं, परंतु ये गंगा का हिस्सा बनती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आपको यहाँ पे हम मैप दिखा दें इन दोनों रिवर के बारे में, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो एक बार मैप आप देख लीजिए इन दोनों रिवर से संबंधित।
यहाँ पे आपको क्या हो गया, इसको ये हो गया आपका, ठीक है, ये भी नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है, क्लियर, ये भी नहीं है। हाँ लगता है मैंने, अच्छा सॉरी, मैप तो यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं कहाँ पे मैप देख रहा था, हाँ यहाँ पे आपको मैप मिलेगा। एक मिनट, आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इसी में आपको मैप मिलेगा। मैंने भूल गया, मुझे नहीं पता था रिवर वाला मैप में मुझे रिवर लगानी पड़ेगी। वाह, कहाँ गया मैप, तो गई। शायद कभी इसमें मिल जाए, कि मुझे याद है मैंने मैप लगाया है किसी में। हाँ इसी में देखो मिलेगा। देखो ये ब्रह्मपुत्र की आप ट्रिब्यूटरी पहले देख लो, ये आपको दिख रही तीस्ता, सिक्किम के पास से निकलती। और एक बात बताएं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि तीस्ता जो रिवर है वो बंगाल की भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र में ही मिल जाती है, तो कैसे गिरती होगी। ठीक है, तो ये तीस्ता आपकी हो गई, ध्रुवरी हो गई, मानस हो गई, मानस में ही मानस नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। सुबनसिरी हो गई, कामेंग हो गई, ये दिबांग हो गई, ऊपर दिहांग हो गई, ठीक है, यहाँ पे लोहित हो गई, ये धनसिरी हो गई आपकी। ठीक है, और सुबनसिरी मैंने क्या बोला था, ऊपर से है ना। धनसिरी एक है, मतलब बहुत ही अच्छी डांस वांस करती है, मुझे बड़ी पसंद है, मैं उनका डांस वांस देखता हूँ। ठीक है, कोपली, ठीक है, बराक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आती है बराक, यहाँ पे मणिपुर से, ठीक है, मेघना के रूप में जाने जाती है। तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, ये क्लियर हो गया आपका। कावेरी देख लीजिए, कावेरी में अर्कावती, सिमसा, हेमावती, ताला कावेरी, है ना, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती। एक बार आंखें खोलो और फिर आंखें बंद करके दिमाग को शांत कर लो, पूरी की पूरी पिक्चर आपके दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपने देखा होगा और आपके दिमाग में पिक्चर पूरी छप गई। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक और रिवर आपको दिखा देते हैं कृष्णा के बारे में, ताकि कृष्णा का भी पूरा वो हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए कृष्णा के बारे में आप देख लीजिए। ठीक है, कृष्णा के बारे में क्या है, यहाँ पे नागार्जुना डैम सागर है। ठीक है, श्रीशैलम, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि श्रीशैलम कृष्णा में, वहां पे कंफ्यूज हो गया था शिव समुद्रम और श्रीशैलम को लेके। ठीक है, खास बात क्या है यहाँ पे आप ये देख सकते हो, मैंने पहले आपको यहाँ पे बोला था ना कि अब तेलंगाना बन गया, तो तेलंगाना से भी ये जाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे याद रखना। ठीक, भीमा इसकी ट्रिब्यूटरी है, कोयना इसकी ट्रिब्यूटरी है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, वर्धा है, तुंगा है, भद्रा है, यानी कि तुंगभद्रा है। ठीक है, डॉन रिवर है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मूसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे हैदराबाद शहर है। ठीक है, डिंडी आपसे नहीं पूछेगा। कुछ डैम याद रखना करंट में क्योंकि चर्चा में थे, जैसे अलमट्टी डैम आपसे पूछेगा किस रिवर पे, तो बता देना कृष्णा रिवर पे। लिख लो, वीडियो को पॉज, मतलब पॉज तो नहीं कर सकते हो लेकिन जल्दी से लिख लो, अलमट्टा डैम। ठीक है, अलमट्टी डैम। ठीक, दूसरा आप यहाँ पे लिख लीजिए श्रीशैलम डैम। ठीक है, कहाँ पे, कृष्णा रिवर पे। नागार्जुन डैम। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। माल प्रभा तो आपको अच्छे से पता है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ गए, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसके अलावा। क्लियर हो गई बातें। चलिए अब देख लेते हैं अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। मोटे तौर पे नर्मदा नदी जैसे गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। ठीक है, खास बात क्या है कि ये इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। आप कहोगे साहब दिखा दो, क्या कष्ट हो जाएगा क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं साहब, हम आपको दिखा देते हैं कि कष्ट तो हमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, विंध्याचल और दोनों पर्वत आपको दिखाने, देखो ये आप देख रहे हो। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत। क्लियर, तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए, इतनी बातें आपको याद हो गई कि इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा। ठीक है, फिर बात आती है ये भ्रंश घाटी में बहती। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है, मतलब धस जाता है वहां पे क्षेत्र, तो उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो एक तरीके की नॉर्मल लैंग्वेज में नाली जैसे होती है ना, वैसे बहती है। ठीक है, जबलपुर के बीच, ये बिल्कुल भी नहीं याद रखना है आपको। हाँ, ये बस याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है,
तो ये इसी से संबंध बनाती है, कपिल धारा के रूप में से जाना जाता है, कपिल धारा प्रपात के रूप में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भड़ौच के निकट ज्वारनद मुख द्वारा ये पूरी तरह खंबात की खाड़ी में गिरती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपकी नर्मदा रिवर है वो कहाँ पे गिरती है, तो आप बता सकते हैं कि साहब खंबात की खाड़ी में गिरती है। आरती जी, आपका लगभग 43 मिनट का क्लास छूट गया है, तो कोई बात नहीं, जब वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी तब आप वहाँ पे देख लेना। अभी हम बस लास्ट में ही चल रहे हैं। तो अरब सागर में गिरती है, खासतौर पे खंबात की खाड़ी में। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। तापी रिवर या ताप्ती रिवर वो क्या थी, तीस्ता रिवर। ठीक है, जो सिक्किम से होती थी। ठीक है, तापी रिवर की खास बात क्या है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। खास बात क्या है कि इसमें काकरापारा और उकाई डैम का यहाँ पे जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। साबरमती नदी के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अहमदाबाद शहर इसी नदी के किनारे है। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में गिरती है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है। माही के बारे में इंपॉर्टेंट बात ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस यही कि विंध्याचल पर्वत से ये इसका उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर पड़ती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी ये शरावती रिवर पे कर्नाटक में सबसे ऊंचा है भारत का। ठीक है, शिव समुद्रम जो कि कावेरी रिवर पे है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हुंडरू स्वर्ण रेखा पे झारखंड में, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आपसे क्वेश्चन जो इस पे एक और पूछेगा या कुछ और क्वेश्चन आएंगे वो धुआंधार को लेके नर्मदा रिवर पे जो कि जबलपुर के संदर्भ में। ठीक है, तो आपको ये बातें बस यहाँ पे याद रखनी है। लूनी रिवर भी आपको पता है कच्छ के रण में पूरी तरह से विलीन हो जाती है, बाकी आपको क्वेश्चन याद नहीं रखना है। घग्गर के बारे में भी आपको पता है। ठीक है, ये हिमालय की पर्वत शिवालिक पहाड़ियों के पास, हिमालय शिमला के पास से निकलती है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत की झीलें क्या हैं, ये वास्तव में करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, लेकिन मोटे तौर पे जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं। वूलर झील क्या है, वूलर झील झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर, गोखुर का मतलब होता है, गो का मतलब गाय, खुर का मतलब उसका पैर। ठीक है, आप गाय के पैर को देखते होंगे ऐसे चापाकार बना होता है। ठीक है, तो गोखुर इसी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे मान लो ये नदी है। ठीक है, और नदी ने अचानक अपना विसर्प रूप छोड़ दिया, तो ये जो शेप बनी, अर्थात ये जो शेप बनी, ये कहलाती गोखुर। ठीक है, और ये लेक बन गई तो कहलाने लगी गोखुर लेक। ठीक है, डल झील कहाँ पे, श्रीनगर में। सांभर कहाँ पे, राजस्थान में, ऑलरेडी पढ़ाया है ना। सांभर वो भी आता है, मसाला भी आता है। ठीक है, समझ गए। ढेबर झील कहाँ पे, राजस्थान में, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है नमक उत्पादन के लिए। लोकाटक कहाँ पे है, मणिपुर में। इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लोटिंग यहाँ पे नेशनल पार्क बना है जिसको केबुल लामजाओ बोलते हैं, और इसकी जो फ्लोटिंग जितनी भी वो चीजें घूम रही होती हैं है ना, उनको फुमडी बोलते हैं। बाकी आपको याद नहीं रखना है। चिल्का के बारे में क्या याद है, उड़ीसा में है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, आगे यहाँ पे बात आती कोलेरू के बारे में, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट कहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पुलिकट वास्तव में 2 राज्यों को टच करती है सीमा। ठीक है, किसको, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को। कहोगे कि साहब क्यों मूर्ख बना रहे हो, तो देख लो भाई एक बार दोनों चीजों को, ताकि आपका दिमाग क्लियर रहे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये बॉर्डर, ये दोनों का बॉर्डर है। ठीक है, और इसी को यहाँ पे पुलिकट बोलते हैं, ये है पुलिकट लेक। ठीक है, और यूपीएससी ने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, जब वो वाला क्वेश्चन आया था ना पश्चिमी घाट का और हिमालय वाले का, तो उसमें यही पुलिकट लेक वाला भी था। और जिन बच्चों को पता होता कि पुलिकट लेक वास्तव में 2 राज्यों के मध्य है, तो वो आंसर अच्छे से दे देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब गलती नहीं होगी। वेम्बनाथ के बारे में कई बार आपने पढ़ा है, केरला के पास में वेलिंगटन द्वीप यहाँ पे है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे नौकायन होती है। ठीक है, जिसको आप लोग वल्लम कल्ली रेस बोलते हैं। ठीक है, लोनार लेक महाराष्ट्र में है। अभी लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे आपने देखा होगा, ठीक है, कि इसका कलर बदल गया था, और खास बात क्या है कि ये काफी अच्छी दिखती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि उल्का पिंड के गिरने से मिट्टी धंस गई है, तो वहां पे ये बन गई है, बिल्कुल एक तरीके से तालाब की तरह। आप कहोगे साहब दिखा दो एक बार, तो एक बार हम आपको लोनार लेक आपको दिखाई देते हैं, ताकि आपका भी दिल दुखे ना, है ना। नहीं तो आप कहोगे सर दिल दुखा दिया आपने हमारा। ठीक है, तो लोनार लेक हम आपको एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए आप। ठीक है, लोनार लेक, ये देखिए, ये आपकी यहाँ पे लोनार लेक आपको दिखाई पड़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हो कितनी अच्छी, कितनी सुंदर, जैसे कि स्टेडियम नहीं होता है
बिल्कुल वैसी ही आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, स्टेडियम की तरह बनी, क्योंकि इसके ऊपर उल्का पिंड आके गिर गया था तो इतना का इतना ये धस गया है आसपास के क्षेत्र। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। चित्र के माध्यम से आप देखना चाहोगे तो कुछ पिक्चर इसकी ऐसी दिखती है। ठीक है, ऐसी यहाँ पे देख रहे हो धसी हुई है, तभी तो ये इतना ऊंचा ऊंचा आपका दिख रहा है ऊपर, समझ गए। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। क्लियर, चलिए इतनी ही बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपसे बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हम अपनी क्लास करते हैं। वेम्बनाथ रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रूपकुंड झील ठीक है उत्तराखंड में, सतलाल या सत्ता सूरजताल ठीक है हिमाचल में, तवा वोहर मध्य प्रदेश में, सोंगमो है ना, इनको बस देख लो। अष्टमुडी को बस देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अष्टमुडी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अष्टमुडी आपको पता होनी चाहिए। ये केरल के पास में है, रामसर साइट के अंतर्गत आती है। और एक बात और बताएं, जो 46 राम साइट इस समय वर्तमान में है ना, मतलब आज 20 तारीख के हिसाब से, तो उनको आप जरूर एक बार याद कीजिएगा। मैंने कई बार आपको भेजा है और उनको लिस्ट बना के याद जरूर करिए। हालांकि मैपिंग में हम आपको कवर कराएंगे। चोलहामू लेक कहाँ पे, सिक्किम के पास में स्थित है। ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम वास्तव में यहीं से होता है। भारत की सबसे ऊंची ये लेक है। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन के बेस पे, चाहो तो हम आपको कवर करा देते हैं। देखते हैं पहले, इसके बाद हमें कुछ और पढ़ना है क्या। इसके बाद हमें वैसे तो कुछ नहीं पढ़ना, जलवायु पढ़ना, फिर इसके बाद एक है नदियों के किनारे शहर, तो उनको पढ़ेंगे। चलो इसको देख लेते हैं पहले और फिर हम क्लास को अपना कंप्लीट करते हैं। तो क्या है, आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर के पास में, अब लद्दाख रीजन में आपको मिल जाएगी पेंगोंग। कई बार मैंने करंट पढ़ाया, अभी मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, वूलर, डल, जौनसर ठीक है, आप ये देख सकते हो, सूरजताल, चंद्रताल, नाको ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिल रहे हैं। भीमताल, रूपकुंड, नैनीताल, ये सब कहाँ पे हैं आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे क्लियर याद रखनी है। क्लियर, फिर बात आती है राजस्थान के संदर्भ में। तो आप यहाँ पे देखिए, राजस्थान के संदर्भ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सांबर लेक मिल रही है, पुष्कर मिल रही है, राजस्थान मिल रही है, नक्की झील मिल रही है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। सिक्किम में आपको सोंगमो मिल रही है। ठीक है, आपको बस इसे याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, लोकाटक मैंने आपको ऑलरेडी बताया मणिपुर में है, आपने इसे देख लिया। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कभी भी आपसे घुमा सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या है, ये है यहाँ पे नल सरोवर, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी भी रामसर साइट के अंतर्गत इसे लाया गया है। लोनार आपको पता है, भोज आपको पता, तवा वोहर इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओस्मान सागर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोलेरू पे क्रम लगाना। हाँ, एक बात और बताऊं, एक क्वेश्चन और आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो मैंने गेस किया है बैक ईयर में, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वो क्या है क्वेश्चन, कि आपसे क्रम पूछ सकता है कि क्रम में लगाइए उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में आपका चिल्का लेक मिलेगा, फिर आपका यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा, कोलेरू मिलेगा, फिर आपका पुलिकट लेक मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि चिल्का पहले, फिर फिर कोलेरू और फिर पुलिकट। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सस्ताम, कोट्टा, वेम्बनाथ, ये सब तो मैंने बता दिया। अष्टमुडी भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं याद रखना। आप में से अधिकांश बच्चे जो मैपिंग करते होंगे हिस्ट्री के हमारे साथ, उनको हमने ये सारी साइट्स के रूप में भी कवर कराया। ठीक है, तो ये बातें इतनी क्लियर हो गई। अब हम लास्ट में जाते जाते ये देख लेते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो उस पर आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं मोटे तौर पे बेसिक कि कौन कौन सी नदियां हैं, और जल्दी जल्दी देखेंगे इंपॉर्टेंट जो भी है, बाकी आपको तो अच्छे से याद ही होगा सब कुछ। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी कौन कौन सी यहाँ पे नदियां और कौन कौन से उसके किनारे क्षेत्र हैं। ठीक, तो पहला यहाँ पे आगरा जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती के, इलाहाबाद या कहें प्रयागराज गंगा यमुना मतलब दोनों के, अयोध्या सरयू के, बद्रीनाथ गंगा के, कोलकाता हुगली के, कटक महानदी के, नई दिल्ली यमुना के। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद याद रखनी है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें, वो क्या है, वो है आपका हरिद्वार गंगा के, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। ठीक है, कानपुर सबको पता है, कानपुर याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, कोटा चंबल के। ठीक है, जौनपुर गोमती के, पटना गंगा के, राजमुंद्री नहीं इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर इंपॉर्टेंट है, किसके किनारे, झेलम नदी के। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना है। एक और बात कि सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि सूरत जो शहर है वो नर्मदा के किनारे, बिल्कुल भी नहीं, ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है,
फिर बात आती है त्रिचुरापल्ली, काफी इंपॉर्टेंट है, कावेरी के किनारे है। वाराणसी पता ही है गंगा के किनारे है। वडोदरा विश्वामित्री। मथुरा यमुना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोगों को लग सकता है गंगा होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, यमुना। और यह आपसे नहीं पूछेगा, पीसीएस दे रहे होंगे तो पूछ सकता है। बैंगलोर पूछा जा सकता है। वृषभावती, ठीक है, यानी कि कोई फेमस रिवर नहीं है। देखो अगर नाम नहीं याद है ना तो मोटे तौर पे ये याद रख लिया करो कि बैंगलोर में कोई फेमस रिवर नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे भद्रावती। भद्रावती पे क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, तो भद्रा के किनारे, ठीक है। बाकी आपको होसपेट, होसपेट का मतलब यह कहें हम्पी, इसी को बोलते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या, लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। बाकी ये शुक्लागंज वगैरह कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो बाकी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन आएगा वो आएगा राउरकेला, ब्राह्मणी, पूर्णा, मुथे के मुथा नदी किनारे, मदुरा, ये वैगई नदी के किनारे। त्रिचुरापल्ली ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कावेरी। श्रीरंगपट्टनम भी मैंने आपको बताया था किस नदी के किनारे है, कावेरी रिवर के, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एरोड भी कावेरी, चेन्नई जो है वो अड्यार के किनारे, ठीक है। आपसे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं याद रखना है। कुछ और जो बेसिक हैं जैसे भरोच, नर्मदा नदी के किनारे, नासिक काफी इंपॉर्टेंट, गोदावरी, ठीक है, नेल्लोर, पेन्नार नदी के किनारे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नांदेड़ वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन देख लेना गोदावरी के किनारे है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है आपका उज्जैन, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उज्जैन किसके किनारे, सिप्रा या छिप्रा, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी आगरा के बारे में आपको अच्छे से पता है, यमुना नदी के किनारे, मतलब दिल्ली भी पता है, फिरोजपुर भी आपको पता है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हरिद्वार भी पता है, कानपुर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कुरनूल इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बता देना साहब, तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल बसा हुआ है, ठीक है। श्रीनगर ऑलरेडी आपने बता दिया, सूरत आपने बता दिया, विजयवाड़ा क्वेश्चन आ सकता है कृष्णा नदी के किनारे। पंढरपुर पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो आपको पता हो कि ये पंढरपुर किसके किनारे, भीमा नदी के, ठीक है। बरेली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ओरछा भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। उज्जैन मैंने ऑलरेडी बता दिया, अयोध्या मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। गुवाहाटी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, गोमती पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, डिब्रूगढ़ आपको अच्छे से पता है, ब्रह्मपुत्र ही रिवर होगी, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं याद रखना है। जबलपुर पे क्वेश्चन आ सकता है, नर्मदा नदी के किनारे। कोटा मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया तो कोटा को याद नहीं रखना है। कटक के बारे में याद रखना है, महानदी के किनारे। नासिक, गोदावरी मैंने बता ही रखा है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। श्रीरंगपट्टनम मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कावेरी रिवर के किनारे है, क्लियर। इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। वाराणसी, लुधियाना वगैरह आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हैदराबाद मैंने बता ही दिया, मथुरा आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है। जमशेदपुर इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तथ्य अभी बता दिए इतने सारे। बाकी बात आती है कुछ बेसिक नदियों के बारे में। अहमदाबाद साबरमती हो गया, ठीक है, कि किसको क्या कहते हैं, वृहद गंगा कहते हैं, मतलब बूढ़ी गंगा गोदावरी को। बिहार का शोक कहते हैं कोसी को। पवित्र नदी कहते हैं गंगा नदी को, ठीक है। दक्षिण गंगा की संज्ञा कहते हैं किसे, कावेरी नदी को, क्लियर। सदानीरा किसे कहते हैं, गंडक को। अस्किनी किसे कहते हैं, चिनाब को, ठीक है। सतुद्री किसे कहते हैं, सतलज को। वितस्ता किसे कहते हैं, झेलम को। विपाशा किसे कहते हैं, व्यास को। परशुनी किसे कहते हैं, रावी को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिवर वाले टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया, यानी कि हम अगर मोटे तौर पे कहें तो हमारा अपवाह तंत्र पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो अगला पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। छोटा टॉपिक है लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत है, तो इसको हम कॉन्सेप्ट बेस से पूरा कवर कराएंगे। और साथ ही इसमें मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करेंगे, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो किसी भी हाल में गलत ना हो और आप अपने क्वेश्चन को सही से अच्छे से कवर कर पाएँ, ठीक है। और फिर इसके बाद हो सकता है तो हम उसमें मिट्टियों के टॉपिक को भी कवर कर देंगे, क्लियर। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, मिट्टी और वनस्पति को एक साथ कर देंगे, ठीक है, तो हमारा फिर कवर हो जाएगा। मतलब 2 पार्ट हमारे लास्ट के और आएंगे, फिर हमारा पूरा का पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। और इसमें हो सकता है कि 1-2 टॉपिक और हम मेंशन कर देंगे, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।